3। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। तो हमारी मिक्स सीरीज की क्लासेस हमने चालू की हैं। तो आई होप आप लोग एकदम सीरियसली पढ़ रहे होंगे, आपकी तैयारी जोरों शोरों से है। बस आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए हम ये सीरीज चालू किए हैं और इसमें हम अप्रोच सीखते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को टैकल करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के बिल्कुल रेलिवेंट क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ आपके लिए। तो आइए हम अपना क्वेश्चन सीरीज चालू ये वाला चालू करते हैं और देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन हमारा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर है इतना इतना हमारा। इट इज मेल्टेड टू फॉर्म आइडेंटिकल स्मॉल सॉलिड स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर कितने उसमें से बनेंगे, इसको पिघलाया गया। जब भी देखो पिघलाने की बात हो ना, देखो जब भी पिघलाने की बात हो ना तो समझ जाओ कि क्या क्या मतलब क्या वॉल्यूम में वो किया जा रहा है, वॉल्यूम में चेंज किया जा रहा है या फिर वॉल्यूम में ट्रांजिशन किया जा रहा है। मतलब एक चीज जो उसका पूरा भार है, मतलब वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। मतलब जितना एरिया उसने घेरा है और जितनी ऊंचाई तक है वो पूरा हिस्सा जो उसने घेरा हुआ है। जैसे ये मेरा फोन, जैसे ये मेरा फोन है, ठीक है, और इसको मैं अगर वो उस पे रखता हूँ, किसी चीज पर रखता हूँ, तो जितना एरिया ये घेरा है और जितनी हाइट तक घेरा है वही मेरा वॉल्यूम होता है। अब तो वही चीज इसने कह रहा है, किसी चीज को मतलब पिघलाया गया और मतलब किसी हाइट तक पिघलाया गया होगा तो वो क्या बन गया होगा, दूसरा कोई आइडेंटिटी बन गया होगा। तो क्या चेंज हो रहा है भाई, वॉल्यूम में ही तो फेरबदल हो रही है ना, मतलब वॉल्यूम से ही वॉल्यूम बनाया जा रहा है। तो जब भी पिघलाने की बात आए तो आप लोग समझ जाइए क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम से वॉल्यूम को इक्वेट कर देना। तो ये क्या कह रहा है, मतलब 42 सेंटीमीटर का सॉलिड स्फीयर है, गोला है, उसको पिघलाकर छोटी छोटी बॉल्स बनाई गई। कितने की, 7 सेंटीमीटर की। तो यही पूछ रहा है कितनी बॉलें होंगी वो। तो देखो फॉर्मूला, देखो इसमें आपको फॉर्मूले की भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो फॉर्मूला देखिए स्फीयर का क्या होता है, स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो आप लोग जानते हैं ना, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, रेडियस है। मान लेते हैं ये वॉल्यूम था, इससे क्या है, और मान लेते हैं छोटा मतलब बॉल जो छोटी छोटी हैं ये आर, इसको आर मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी है, और 22 पाई को कितना लेना है, इसमें कितना दिया हुआ है, दिया तो कुछ नहीं है, पाई को ऐसे ही लिख दो। और आर की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 42 है। 42 इंटू, ये बेसिक है, अभी इसको बेसिक है, इसको आप एग्जाम में कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। पहले आपको बेसिक बता देता हूँ थोड़ा सा, ये बेसिक तरीका है, इस तरह आपको एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, ये है। अब इससे क्या, n नंबर ऑफ बॉल्स हम बनाएंगे छोटी छोटी, इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, जो बॉल मेरी बनेगी वो भी क्या होगी, स्फेरिकल शेप में होगी, वो भी गोले के शेप में होगी ना। 4/3 बस r, उसकी जगह हमने स्मॉल r मान लिया, और स्मॉल r की वैल्यू कितनी है भाई, 7 है। तो ये 7 हो गया, ये 7 हुआ ना भाई। कुछ नहीं, देखो ये वैल्यू तो मेरी कांस्टेंट है ना यार, 4/3, और यहाँ भी पाई आएगा ना, यहाँ भी क्या आएगा, पाई आएगा। ये एक चीज तुमने नोटिस की, 4/3 पाई यहाँ भी है, 4/3 पाई यहाँ भी है, दोनों तरफ 4/3 पाई। तो मैं इसको लिखता या ना लिखता, इसके होने या ना होने से कोई फायदा है नहीं है, इसको हम ऐसे भी काट सकते थे और इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी। तो n कैसे निकालोगे, n बस कैसे निकालोगे, 42 इंटू 42 अपॉन 7 इंटू 7 बस इसकी वैल्यू है, इसी की वैल्यू चाहिए इनकी। यहाँ से कटा ये 6 बार, ये कटा ये भी 6 बार, ये भी कटा ये 6 बार, तो 6 का क्यूब आ रहा है आंसर। आंसर क्या आ गया मेरा, 6 का क्यूब यानी 216। तो 216 बॉल मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ये है बेसिक तरीका। अब इतना लगाने की जरूरत थी, कुछ नहीं करना था। एक चीज मेरे दिमाग में आती, एग्जाम में होता तो कैसे करता, एक चीज मेरे दिमाग में आती, क्या आती है दिमाग में, मेरे दिमाग में आती कि देखो इसका रेडियस मुझे दिया हुआ है और नीचे वाले का भी रेडियस दिया हुआ है, मुझे पूछ रहा है कितनी बॉल्स मुझे बनानी है। तो कुछ नहीं करूंगा मैं, क्या करूंगा, बड़े वाले रेडियस के ऊपर लिखूंगा इसका 3, मतलब पहले वाले रेडियस के क्यूब का और दूसरे वाले रेडियस को से डिवाइड कर दूंगा।
जो छोटे छोटे बॉल वाला रेडियस है उससे मैं डिवाइड कर दूंगा 3 टाइम, मतलब क्यूबिक टाइम्स कर दूंगा। इसी पे डिपेंड कर रहा है 4/3 पाई, 4/3 पाई दोनों में कांस्टेंट है, यही इसी की वैल्यू n हो जाएगी। मैं इतना लिखता एग्जाम में और पूरा ये भी ना करता, मन में कर लेता, ये काट लेता मन में, 7 1 जा 7 6 जा 7 1 जा 7 6 जा, आंसर तभी क्या आता 216। ऐसे करता है एग्जाम में, इतना स्टेप भी नहीं करता, बस 42 × 42 42 लिखता, 7 7 7 नीचे लिखता और काटता ऐसे 7 6 7 6 7 6 6 का क्यूब 216, ये आंसर लगाता। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगते हैं, ठीक है, और 5 से 10 सेकंड भी लग सकते थे अगर आप लोग की और अच्छी प्रैक्टिस है तो ऐसे ये क्वेश्चन को आप जल्दी करेंगे। बाकी हमने आपको बेसिक इसका बता दिया, वो कांस्टेंट क्यों हो जाता है 4/3 पाई और 4/3 पाई करके आप नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी कट जाता है, दोनों में कॉमन है। तो रेडियस के क्यूब पे वॉल्यूम वो नम डिपेंड करेगा, तो रेडियस का क्यूब बड़ा वाला अपॉन छोटा वाला बराबर n, समझ गए ना। बॉल्स की जगह कुछ भी, यहाँ पे सिलेंडर भी कर सकता है आपका, कुछ भी कर सकता है, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया और कोन हो गया, कुछ भी कर सकता है, आप ऐसे ही करेंगे। अब क्या है, a mixture of acid and water, ये मिक्सचर का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। एसिड और वाटर का मिक्सचर है जिसमें 20% एसिड है और बाकी वाटर होगा। फिर जब 10 लीटर वाटर और ऐड किया गया तो इतना हो गया, एसिड का परसेंटेज 15 हो गया, तो ओरिजिनल क्वांटिटी निकालनी है हमें मिक्सचर की। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं, देखो ऐसे क्वेश्चन में देखने की कोशिश किया करो कि क्या चीज सेम है। यहाँ पे मेरा सेम क्या है, एसिड सेम है, तो एसिड यानी दोनों जगह नहीं बदल रहा है। तो आइए करते हैं ऐसा क्वेश्चन, ये एसिड है मेरा और ये क्या तुम्हारा वाटर है, दोनों का रेशियो क्या है, पहले 20% है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, पूरे मिक्सचर का 1/5 वाटर है, एसिड है, तो वाटर कितना होगा 4 होगा, तो एसिड में 1 लिखूंगा, वाटर कितना लिखूंगा 4 लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, जब इसमें 10 लीटर पानी मिलाया गया, जब 10 लीटर इसमें पानी मिलाएंगे तब क्या हो जाता है रेशियो 15% एसिड हो जाता है। 15% की वैल्यू क्या होती है 3/20, मतलब पूरे मिक्सचर का 3 हो जाता है एसिड, तो वाटर कितना हो जाएगा भाई 17 हो जाएगा। अब देखो तुम क्या देख रहे हो, यहाँ पे एसिड 1 है, यहाँ 3 है, लेकिन मिलाया तो पानी जा रहा है ना, मिलाया क्या जा रहा है भाई पानी जा रहा है, तो दोनों तरफ एसिड तो हम सेम रखना चाहिए हमें। तो देखो यहाँ की रेशियो का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे भी हम क्या बनाएंगे सेम बनाएंगे, ये रेशियो में है भाई, ठीक है। तो ये इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, क्यों मल्टीप्लाई किया 3 से, ताकि मेरा रेशियो एसिड जो ऊपर है और ये नीचे है दोनों क्या होगा बराबर होना चाहिए था, तो इधर से 3 आ गया और ये कितना आ गया, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो 12 मेरा क्या हो गया वाटर हो गया। अब देखो 12 से 17, वाटर पहले 12 था अब 17 हो गया ना, रेशियो में 5 यूनिट वाटर बढ़ा, और लेकिन मेरी वैल्यू कितनी बढ़ी वाटर की 5 यूनिट इसके बराबर है, मतलब 5 यूनिट क्या है 10 लीटर के बराबर, 10 लीटर बराबर 5 यूनिट। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर चाहिए, तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितना हो गया यूनिट में 3 ये और 12 ये 15, तो जब 5 यूनिट 10 के बराबर है तो 15 यूनिट कितने के बराबर होगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 3 5 है, इसको 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 30, तो 30 लीटर हो जाएगा मेरा आंसर। 5 यूनिट 10 लीटर के बराबर है, तो 15 यूनिट कितने के बराबर होगी 30 लीटर की, सिंपल सा आंसर मेरा था 30 लीटर। ये मेंस में क्वेश्चन आया थे, बताइए अब कोई कठिन है क्या, ये बस एक छोटी सी बेसिक कॉन्सेप्ट की हमें नॉलेज होनी चाहिए थी। क्या नॉलेज होनी चाहिए थी कि जो चीज पहले जितनी रहेगी वही चीज उतनी रहेगी, वही चीज मैंने कर दिया। देखो कितना छोटा क्वेश्चन था, लैंग्वेज इतनी बड़ी थी, सॉल्यूशन इतना आसान, समझे। ऐसे ही आपको पेपर में करना है और ऐसी अप्रोच आपको लगानी है पेपर में, फालतू की ट्रिक्स और ये सब में आपको नहीं फंसना है, ठीक है। एग्जाम का प्रेशर होता है, मैंने भी एग्जाम दिया है और क्लियर भी किया है, ठीक है CHSL, तो आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को सही से पढ़ें और ट्रिक विक के चक्कर में मत पढ़ें, पूरी अपनी मेहनत पे भरोसा रखें और आप जो पढ़ें बेस्ट पढ़ें ये मान के जाएं और एकदम कॉन्फिडेंट होके जाएं, आपका पेपर बिल्कुल बढ़िया होगा, ठीक है। आपने अगर सही से पढ़ाई की है, सही से प्रैक्टिस की है, तो एग्जाम में जो डेटा एग्जामिनर सेट करता है वो डेटा आपके दिमाग में फिट होगा और आपका हाथ आराम से आंसर की ओर चला जाएगा।
ठीक है, तो मेहनत करिए आप लोग। ट्रिक विक चक्कर में आप नहीं पड़िए, पहले मैं बता रहा हूँ, इससे कुछ भला नहीं होने वाला। आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं ट्रिक्स और ये सब करके, ठीक है, किसी और को धोखा नहीं देंगे आप, तो इसके चक्कर में आप मत पड़िए। मैथ सिंपल है, इसको सिंपल ही रहने दीजिए। द हाइट ऑफ अ सिलेंडर कितना है भाई, 45 है, और सरकमफेरेंस इसका कितना है, 132 है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो यहाँ पे उतना तुमको पाई वाई निकालने की जरूरत ही क्या है इसमें क्वेश्चन में, तुम्हें बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का। सीएसए में शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का पृष्ठीय वक्र पृष्ठ क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच, यही होता है ना 2 पाई आर एच। अब तुम्हें क्या कर दिया, ये इसने कहा सरकमफेरेंस की वैल्यू इतनी है 132, मतलब उसने तुमको 132, तुम्हें मेहनत भी उसमें नहीं करवाई भाई। सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, इसकी वैल्यू 132 दे दी और हाइट भी दे दी 45। देखो एग्जामिनर कितना दयालु है ना, और तुम कहते हो एग्जामिनर में कठिन क्वेश्चन, ये कठिन क्वेश्चन है क्या, 2 पाई आर एच है और इसमें 2 पाई आर की वैल्यू भी तुम्हें दे दी एग्जामिनर में, बस तुम्हें क्या अपना वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना था। अब तुम 2 पाई आर निकालते फर्जी में, उसने तुम्हें खुद ही दी हुई है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर एच होता है, इसकी वैल्यू कितनी है, दोनों में बस क्या करना था तुम्हें, मल्टीप्लाई करना था। क्या मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, मैं आराम से कर पाऊंगा, आप भी कर पाओगे, कैसे कर पाओगे, इसको देखो क्या कर सकते हो तुम, करके देखो थोड़ा सा, क्या कैसे करोगे। एक तो है 9, देखो इसमें क्या आ रहा है, 9 आ रहा है ना, देखो 45 में क्या छुपा हुआ है भाई, 9 छुपा है, 9 छुपा है कि नहीं 45 में, 9 into 5 तोड़ोगे 45 को तो 9 into 5 में तोड़ेगा। तो देखो पहले ऑप्शन पे, यहाँ पे जाओ, ऑप्शन पे क्या जाओ, 7 2 9 5, ये ऑप्शन हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वहां 9 बन ही नहीं रहा है, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे बन रहा है क्या 7 2 9 6, ये भी नहीं बन रहा है, ये भी खत्म। ये ऑप्शन होगा क्या 6 3 9, ये भी खत्म, एक ही ऑप्शन है मेरा, ये आंसर होगा। समझे ना, ऐसे करते, मान लो ऐसे, तो देखो यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड मैंने यूज कर ली, ऐसे मैंने एग्जाम में कर दिया। 45 की शक्ल देख के मुझे 9 और 5 में मैं तोड़ दिया इसको। देखो 5 का मल्टीपल तो सारे ऑप्शन ही है, 5 का मल्टीपल से तो तुम एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, लेकिन मैंने फिर ऑब्जर्व किया 9 का मल्टीपल है, तो यहाँ से मैंने आंसर निकाल लिया। बाकी मेरे पास सारे हथियार है भाई, ऐसे भी तो मैं कर सकता हूँ, मैं कैलकुलेशन करने में मुझे कितना टाइम लगता है, मैं इसको ऐसे तोड़ता, इसको ऐसे तोड़ता ना, और क्या करता, मल्टीप्लाई करता। 132 into 5 कितना होता है भाई, 660 होता है। कैसे कैसे होता है 660, 5 to the 10 कैरी 1, 5 to the 15 16 कैरी 1, 1320 होता है 10। अगर इसको मैं 10 से, देखो मैं कैसे करता हूँ, 132 into 5 मैंने 660 कैसे सोच लिया, 132 into 10 मैंने किया, कितना किया 132 into 10, 1320, 1320 का आधा कर दिया, आसान है ना, 132 का आधा करना आसान है, 0 चिपका दिया मैंने, तो 66 और 1 0 660 हुआ। अब इसको मैं 9 से आराम से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 9 0 0 9 6 54 कैरी 5, 9 6 54 59। बाकी देखो यहाँ से भी मैं आंसर निकाल सकता था, पूरा भी मल्टीप्लाई नहीं करने की जरूरत थी, 4 आ गया, 4 एक ही ऑप्शन में, तभी मैं मार देता। तो मेरे पास सारे हथियार हैं, बस मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि आप ये अप्रोच भी लगा सकते हो, ठीक है। मान लो एग्जामिनर 3 ऑप्शन पूरा सेट कर देता, तब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती ना, तो कैलकुलेशन से भी आप मत बचिए, ठीक है। कैलकुलेशन आप अपने घर में मतलब करते रहिए, कैलकुलेशन से मत बचिए, लेकिन जब एग्जाम में आए या फिर वैसे आए तब आप लगाने की कोशिश करिए क्वेश्चंस को, ठीक है। तो दोनों चीज आपकी हैबिट में दोनों चीज रहनी चाहिए, एक ऑप्शन एलिमिनेशन भी रहना चाहिए, एक कैलकुलेशन भी रहनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, हमारा फ्लो बना रहता है। जैसे ऑप्शन में एग्जामिनर ने 4 4 5 5 चारों ऑप्शन में वही लगा दिया, तो हम अक्सर क्या करते हैं, हमेशा कैलकुलेशन से बचने की कोशिश में हम देखते हैं ऑप्शन सब, यार ऑप्शन एलिमिनेशन हो नहीं रहा तो हम घबरा जाते हैं एग्जाम में, लेकिन आप कैलकुलेशन भी आपकी हाथ मतलब आपके हाथ चलते रहे, मतलब आप प्रैक्टिस जब कर रहे होंगे तो आपके हाथ चलते होंगे कैलकुलेशन में, तो यहाँ भी हाथ चल जाएंगे एग्जाम में। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है, कैलकुलेशन अगर आपकी ठीक रहेगी तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है, चलो यार ऑप्शन से नहीं आ रहा है तब भी मैं ऐसे कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बिल्कुल वहां पे नर्वसनेस नहीं होगी ऐसे, अगर आपके ऑप्शन भी मैच नहीं करते हैं तो मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन भी आप नहीं कर पाओगे तो आप कैलकुलेट करके कर लोगे, उस बीच आपका माइंड आपको नर्वस बिल्कुल नहीं होने देगा,
ये मेरी गारंटी है। मैंने इसको अप्लाई किया इसलिए मैंने सोचा आपको ये चीजें बता दी जाए। देखिए इसमें क्या है, ये तो बड़ा ही खतरनाक सा क्वेश्चन है। लगाओ इसमें क्या, वैल्यू पुटिंग लगा दो। बाकी वो भी कर सकते हो, x प्लस वाई का होल क्यूब करके कर दो, लेकिन क्यों करना भाई इतना इतना हमें करने की जरूरत है क्या? दो एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, किसी को एक को 0 मान लो, मैं यहाँ पे y को 0 मान लूंगा। क्यों 0 मान लूंगा? क्योंकि यहाँ भी y को 0 रखूंगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब ज्यादा चीजें हमारी कैंसिल हो जाएंगी और मुझे कम चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी, इसलिए मैंने y को यहाँ पे 0 मान लिया। y को मैंने क्या मान लिया? 0 मान लिया, तो ऑटोमेटिकली x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 1 आ गई। इस पे 1, ये खत्म, y को 0 मानने पे ये खत्म, ये खत्म, x की वैल्यू क्या आ गई? 1, x की वैल्यू 1, 1 का क्यूब 1, तो 1 मेरा क्या आ गया? देखो आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, वैल्यू पुटिंग लगाओ आंसर पाओ। और वैल्यू पुटिंग कहाँ लगती है भाई? जब वेरिएबल तुम्हारे ज्यादा है और इक्वेशन कम है, तब क्या लगा सकते हो? वेरिएबल। और देखो इंफिनिटी 0/0 नहीं बनना चाहिए भाई वैल्यू पुटिंग करने पे, और ऐसा भी नहीं कि मतलब ऐसे 1/0 बन जाए, इस टाइप के एक्सप्रेशन भी भाई नहीं बनने चाहिए। बाकी बेसिक अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए ये सब चीजें हम ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे आपसे। आगे देखिए क्या है, कर्व सरफेस एरिया है आपका सॉलिड हेमिस्फीयर का इतना है, तो टोटल सरफेस एरिया पूछा, तो यार पाई बाय लिखने की जरूरत है क्या ऐसे क्वेश्चन में भाई? देखो कर्व सरफेस क्या होता है एरिया का, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, लेकिन मुझे ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर को h से मैं डिनोट करता हूं, जो होता है 2/3, अरे 2/3 कह रहा हूं, 2πr², ये होता है कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई हेमिस्फीयर का? 3πr², ये होता है, समझे? अब देखो भाई 2πr² की वैल्यू इतनी है, मुझे कितनी चाहिए? 3πr² की। एक बात बताओ, ये πr² की यहाँ जरूरत है क्या? ये सब तो कांस्टेंट है, कट जाएंगे, तो यहाँ डायरेक्ट तुम कैसे सोच सकते थे? दो यूनिटरी मेथड, 2 की वैल्यू है 22, मुझे किसकी चाहिए? 3 की चाहिए, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 11 हो गई, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 33 हो गई। मेरा आंसर कितना हो गया? 33। ऐसे करना था क्वेश्चन में, बस इतना ये करना था, और ये भी मन में सोचना था, 2 की वैल्यू 22, 1 की वैल्यू 11, 3 की वैल्यू 33, 5 या 10 सेकंड में आंसर, 5 या 7 सेकंड में तुम्हारा आंसर आ जाता है। कैसे सोचते हैं? 2 की हमें पता है कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, और टोटल सरफेस पूछा, पढ़ने के बाद 5 से 7 सेकंड में तुम्हारा हो जाएगा, 4 से 5 सेकंड में तुम्हारा हो जाना चाहिए था। कैसे? 2 की वैल्यू 22, 1 की वैल्यू 11, 3 की वैल्यू 33, ऐसे आंसर। ऐसे करना एग्जाम में। अब ये सब नहीं करने लग जाते तुम, 2πr² करते, फिर यहाँ से r की वैल्यू निकालते, तुम क्या करते? r की वैल्यू निकालते क्या भाई? ऐसे करते क्या? 2πr², r की वैल्यू आ जाती है यहाँ से, ये 22 है, ऐसे तुम करते क्या? तो यहाँ से r की वैल्यू आती 7/r² की वैल्यू आती 7/2, फिर क्या करते? 3πr², 3 × 22/7 × 7 49/4, ऐसे करते क्या? एग्जाम में ऐसे करते क्या भाई? ऐसे बिल्कुल नहीं करना था एग्जाम में, ठीक है? ऐसे भी करते क्या? ऐसे बिल्कुल नहीं करना था एग्जाम में, ठीक है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना था एग्जाम में। बाकी ऐसे करते तो कैसे आता आंसर? ऐसे करते तो कैसे आता? 2πr², इसकी वैल्यू क्या है भाई? इसकी बेसिक है भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में, लेकिन तभी जिनको बेसिक का थोड़ा सा रहता है कि बेसिक पता चल जाए, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। r² यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा, ये कितना है? 22 है, r² है, ये 22 से 22 कटा, ये कितना है? r² की वैल्यू क्या आ गई? 7/2, ये आ गई। अब मुझे क्या निकालना है? टोटल कैसे निकालोगे? 3πr², 3πr² करके क्या करोगे? 3π 22/7, और r² की वैल्यू क्या है? 7/2, इसमें रखोगे, ये आया, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 11, तब भी क्या आया? 35 आया ना। तो इतना चीजें करने की जरूरत है क्या एग्जाम में? ये नहीं करने की जरूरत है, यूनिटरी मेथड लगाओ, आंसर पाओ। 2 की वैल्यू 22, 1 की वैल्यू 11, 3 की वैल्यू 33। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कोई आर्टिकल है, उसको 5% डिस्काउंट में बेचा गया, और फिर क्या हुआ? उसे 14% का प्रॉफिट हुआ। अगर उसको डिस्काउंट 11% दिया जाता तो प्रॉफिट क्या होता?
अब देखो ये भारी भारी क्वेश्चन कब लगेगा, जब तुम इसको 100 मान के करोगे। 100 मान के हम क्यों करें, हम एक रिलेशन तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। एक रिलेशन क्या होता है भाई, ये रिलेशन होता है MP अपॉन CP। ये क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये पता है ना। और एक क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये रिलेशन बस पता है तो चुटकियों में आंसर आएगा तुम्हारा, चुटकियों में। ये पता होना चाहिए। MP अपॉन CP क्या होगा, इसका रिलेशन होता है 100 प्लस P परसेंट, 100 माइनस B परसेंट। ये पता होना चाहिए बस, ठीक है। अब देखो क्या कहा, आर्टिकल सोल्ड किया गया 5% डिस्काउंट में, तो मैं लिख सकता हूं ना 100 प्लस 5 कितना हो गया 105। ये मेरी MP आ गई। और फिर क्या आया तुम्हारा, देन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 14%। तो प्रॉफिट कितना है, नहीं ये डिस्काउंट है ना भाई, सॉरी ये डिस्काउंट है, तो ये CP आया 95। MP मतलब 100 माइनस, बस ये चीज करो, बस ये चीज देखो, जहां डिस्काउंट है उसको 100 से घटाओ। अब क्या कह रहा है, उस जब 5% डिस्काउंट में किसी आर्टिकल को बेचा गया तो फिर क्या हुआ, उसमें 14% का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितना हो गया 100 प्लस प्रॉफिट 114। यही चीज कर रहा हूं, ये वाली चीज कर रहा हूं, 100 प्लस 100 माइनस B, 100 प्लस B। प्रॉफिट के लिए प्लस P और माइनस के लिए 100 माइनस B, डिस्काउंट के लिए। और इसमें क्या है भाई तुम्हारा, अगर डिस्काउंट कितना होता है भाई, एक लाइन में देखो डिस्काउंट कितना होता है 89। कैसे 11 हो गया ना, 100 माइनस 11 89 हो गया ना। अगर डिस्काउंट 11 होता तो 100 माइनस B 89। और पूछ रहा है कितना प्रॉफिट होता है 100 प्लस X, यही तो है भाई। अब देखो यहां से मैं कुछ काट सकता हूं क्या, 19 5 या 19 6 या कट रहा है कि नहीं। देखो मैथ्स कितनी सिंपल है ना, इसको बिल्कुल सिंपल बनाओ भाई, इसको कठिन मत बनाओ, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 500, 5x प्लस 500। और इधर क्या हो जाएगा 9 6 54 कैरी 5, 8 6 48, 8 6 48 और 534। तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 34। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 34/5 यानी 6.8, 6.8% का प्रॉफिट होगा। तो देखो ये कॉन्सेप्ट हुआ है बस यूज, ये वाला 100 प्लस P 100 माइनस B, इतना लगाया मैंने। क्या किया, आर्टिकल 5% डिस्काउंट 100 माइनस B, और फिर प्रॉफिट कितना हुआ 14 का 100 प्लस प्रॉफिट। फिर क्या हुआ दूसरी कंडीशन, ये तो बराबर होगा ना, अगर ये क्या हुआ इसके बराबर होगी दूसरी कंडीशन क्या, फिर डिस्काउंट हुआ 89 और फिर प्रॉफिट कितना होगा निकाल लिया मैंने, एक लाइन में आंसर आ गया। कितना शानदार तरीका है ना। बाकी 100 मान के करोगे तो भाई टाइम लग जाएगा, ऐसे करोगे तो टाइम नहीं लगेगा। ये समझाने में बस टाइम लग रहा है मुझे, तुम्हें समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी मैं कर तो इसको तुरंत क्वेश्चन में। तुमसे भी तो होना चाहिए ना, तुम पे भी तो होने चाहिए ना क्वेश्चन तुरंत, तो तुम्हारी स्पीड होनी चाहिए, हमारी स्पीड की चिंता मत करो भाई आप। तो A can do 1/4 of part of work in 9 days। 1/4 9 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 36 दिन में करेगा। और B के बारे में क्या कह रहा है, B can do 2/3 part in 28 दिन। तो कितना हो जाएगा, B 2/3 कर रहा है 28 दिन में, तो पूरा काम कैसे करेगा एक दिन में 28/2 × 3 ऐसे करके मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 28 × 3 कितना हो जाएगा 84, 84/2 84, अरे 84/2 कितना हो जाएगा भाई 42 हो जाएगा ना। जब मैं कैसे कर रहा हूँ समझ में आ रहा है, 2/3 पार्ट 28 दिन होगा, तो एक पार्ट कितने का, एक 2/3 है ना, उसको पूरा काम करना है, मतलब कितना करना है 3 करना है। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, मतलब 3/3 यानी एक फ्रैक्शन की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा 28/2 × 3, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं बस। 28 को इससे मैंने डिवाइड कर दिया, समझे, ये कर दिया, कितना आ गया 42, तब भी आ गया ना। ऐसे ही कर रहा हूं यहाँ। और क्या कह रहा है, अगर वो दोनों साथ काम करते हैं तो A और B कितना समय लेंगे उस काम को पूरा करने में। आसान क्वेश्चन है, बस इसको तुमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम इसका क्या आएगा भाई, देखो एलसीएम निकालने का शॉर्ट तरीका क्या है, जैसे 36 और 42 है ना,
इसमें जो पहले कॉमन है उसको काटो तुम, 4 3 12 जा, और फिर नहीं 6 से भी काट सकते हैं ना, कॉमन क्या है पहले 6 और ये क्या है 7, तो 6 इधर लिख लो, इधर क्या लिख लो 6 लिख लो, और ये क्या बचा 6 7, इसका एलसीएम देखो क्या आएगा 42 आएगा, इसी 42 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या किया देखो कितना शानदार तरीका है एलसीएम निकालने का, दोनों को काट दो जो कॉमन है, 6 6 कॉमन था मैंने काट दिया, ये क्या बचा 6 और 7 बचा, 6 7 में कुछ कॉमन तो है नहीं, 6 7 42, 42 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तो आसान है ना, 6 × 2 12 कैरी 1, तो एलसीएम मेरा क्या आ गया 252 आ गया, एलसीएम मेरा क्या आ गया 252 आ गया। तो अब इसका क्या निकालो, एफिशिएंसी आ जाएगी ना, ये 7 बार जाएगा, 36 सत्ते 252 होता है, और ये कितनी बार जाएगा 42 सत्ते, दोस्त पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये वर्क है ये एफिशिएंसी, ये टाइम है, तो वर्क अपॉन टाइम क्या होता है एफिशिएंसी, तो ये वाला क्या रहा है ये हो रहा है एफिशिएंसी, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ई से भी डिनोट कर सकते हो, ये एफिशिएंसी का साइन है, ठीक है। तो ये 42 × 6, तो 7 6 13 हो गया ना, पूरा काम इन लोग करें दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 252 मेरा क्या है वर्क है, टोटल वर्क, और एफिशिएंसी दोनों की क्या आ गई 13 आ गई, यही मेरा क्या हो गया टाइम हो गया 252/13, एक ही ऑप्शन है, खत्म। बाकी तुम इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्यों नहीं थी, 7 6 जैसे ही मैंने निकाला 13 आया ना, और 13 का प्राइम नंबर है, अरे प्राइम नंबर कह रहा हूँ, प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी प्राइम नंबर नहीं, एक ही ऑप्शन में 13 दिख रहा है ना मुझे, बाकी 15 17 13 11, और यहाँ 13 तो कटेगा भी नहीं ना किसी से, इससे तो कटेगा नहीं, और यहाँ भी कट भी नहीं रहा है, मतलब ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इससे ज्यादा ये नहीं कर सकता, और एक ही ऑप्शन था जो 13 था, तो यहाँ के बाद में ये चीज भी करने की जरूरत नहीं थी कि मतलब, अब लेकिन इतना अंडरस्टूड है यार, यहाँ के बाद तुम ऑप्शन पे मार सकते थे तुरंत, ये स्टेप जो मैंने लिखा है ये लिखने की जरूरत नहीं थी कि 252/13, यहाँ के बाद 7 से 13 देखते ये आंसर मान लेते, तो ये क्वेश्चन था भाई टाइम एंड वर्क का भी। अब क्या देखो, तीन साइड का रेशियो 5 13 12 है, तो लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा भाई, साइड का रेशियो है ना, तो 5 12 13, तो ये क्या है भाई कितने डिग्री का एंगल है भाई, कितने डिग्री का, साइड का है भाई एंगल का नहीं है, व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, साइड का रेशियो है, कई लोग इसको इसमें लेकिन यहाँ पे सही कर देते लोग समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम सही नहीं कर पाओगे ना, दो साइड का अगर तुम सम करोगे तो क्या तीसरी साइड के बराबर आ रहा है क्या, अगर तुम दो साइड का सम करोगे तो यह तीसरे साइड के बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, तो ये कौन सा ट्रायंगल होना चाहिए भाई तुम्हारा, लार्जेस्ट एंगल इसमें क्या होना चाहिए बताओ, 5 13 और 12, ये साइड का रेशियो है, साइड के रेशियो में क्या होता है, अगर तुम्हारा कोई ऑब्ट्यूज एंगल होगा, अगर सम ऑफ टू साइड जो है तुम्हारा थर्ड साइड के बराबर हो जाए तो तुम्हारा क्या हो जाता है, ये एक्यूट एंगल हो जाता है, अरे राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ना, अगर दो साइड का सम जो तुम्हारा तीसरे साइड के बराबर हो जाएगा तो क्या आएगा तुम्हारा, तो ये मेरे ख्याल से साइड का रेशियो ही है ना, एंगल का रेशियो तो है नहीं, अगर एंगल का रेशियो होता तो क्या करते तुम 30 बराबर 180 करते और फिर वैसे कर देते, लेकिन वो तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा, a का स्क्वायर क्या आएगा a² + b², बड़ी वाली साइड के अगर बराबर आ जाती है तो ये मेरा कौन सा हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं भाई, 90 डिग्री, कैसे देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख जाओ, यहाँ बहुत लोग गलती भी करते हैं, वो क्या करते हैं इस तीनों को जोड़ के एंगल निकाल देते हैं, 6 डिग्री आता है एंगल और सब पे रख लेते हैं, फिर वो क्या लगा देते हैं 6 6 रख दे सब पे, तो कितना आता 25 30, 30 की वैल्यू है 180, एक की वैल्यू 6, तो यहाँ बड़ा एंगल 78 आता, तो कहते हैं क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं है भाई, ये साइड का रेशियो है, देखो साइड का रेशियो, मान लो कोई मेरा ट्रायंगल है, मान लो कोई, ठीक है, मान लो ये मेरा कोई क्या है भाई, मेरा क्या है भाई ट्रायंगल है कोई, ठीक है, कोई मेरा क्या है भाई, अरे रुक जाओ, बन क्यों नहीं रहा है,
ये बन नहीं रहा अभी, ऐसे ही बना लेते हैं अभी, ठीक है। जैसे ये है मेरा कोई ट्रायंगल, इसको हटाते हैं पहले। कोई मान लो मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसे ही बना लेता हूँ, बन नहीं रहा। ए बी और सी, कोई मेरा ट्रायंगल है, ठीक है। इसकी मान लो ए के सामने ए साइड है, बी के सामने बी साइड है और सी के सामने सी साइड है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा जो बड़ी वाली साइड है, मान लो मैं बड़ी वाली साइड किसको मान रहा हूँ, सी को मान रहा हूँ, तो सी का स्क्वायर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाए, सी का स्क्वायर, सी में लार्जेस्ट साइड को मान रहा हूँ, मान रहा हूँ कि मैं सी जो है मेरी सबसे ज्यादा बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा मेरी क्या है भाई, सी है। और एक चीज और कॉन्सेप्ट आप लोग जानिए, क्या जानिए, कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने वाला एंगल होता है सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे छोटी भुजा होती है उसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा होता है, ये जान लीजिए। अगर ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ गई तो ये क्या हो गया मेरा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या होगा मेरा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर सी स्क्वायर ये कम आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो ये मेरा कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका जो एंगल रहता है 90 डिग्री से कम रहता है। और सी स्क्वायर बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा जो है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के सम से ज्यादा आ गई, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सम से ज्यादा आ गई तो ये क्या हो जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल हो जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए, ये इतना समझो आप लोग, ठीक है। बाकी इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी जरूरत नहीं है प्रूफ की, अभी हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो मतलब क्या है, देखो 12 13 15 है ना, मतलब क्या है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दो साइड है, और मैंने सबसे बड़ी साइड क्या है इसमें 13 है, तो 13 का स्क्वायर, क्या ये दोनों बराबर है, अगर ये बराबर है तो ऑब्ट्यूज, और इससे अगर ये इससे छोटी होती तो एक्यूट, अगर ये इन दोनों के सम से बड़ी होती तो ऑब्ट्यूज। देखो 12 का स्क्वायर करोगे 144 और इसका करोगे तो 169, और यहाँ भी 169 है, 169 बराबर 169, तो साइड बराबर हो गई ना दोनों की, मतलब जो बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर और बाकी जो दो साइड है उसका स्क्वायर दोनों बराबर है, यानी कौन सा एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मेरा आंसर क्या होगा, 90 डिग्री। समझ गए ना, इसको बाकी स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप लोग, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आप लोग अब कंफ्यूज नहीं होंगे ना, एंगल लगा के आंसर नन ऑफ दिस नहीं करेंगे, या फिर ये नहीं कहेंगे क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यहाँ साइड का रेशियो आपको दिया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विपुल और मनीष को इन्वेस्ट करते हैं 15,000 और 20,000, ठीक है, 20% और 30% के रेट से, कंपाउंडेड एनुअली है, आसान क्वेश्चन लग रहा है, 3 साल है दोनों के लिए, तो दोनों पर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा विपुल और मनीष का। आसान क्वेश्चन है ना, बस क्या निकालना है भाई, 3 साल के लिए तो निकालना है तुमको, तो इसमें क्या लगा दो, रेशियो मेथड लगा दो भाई। ये पहला है 20% है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 20% का मतलब 1/5, यानी 5 का क्यूब और 6 का क्यूब ना, 3 सालों के लिए ना भाई, और एनुअली कंपाउंडेड है तो कोई अंतर तो रहेगा नहीं, तो 200 क्या है भाई, 1/5, 5 का 125, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का कितना होता है 216 होता है। तो भाई इसमें क्या कह रहा है, पहली में कितना है 15,000, तो इसको क्या कर दो 15,000 है प्रिंसिपल मेरा। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 91 ही है ना भाई, 91 की वैल्यू चाहिए मुझे। देखो ये कितने गुना है इसका 125, अगर इसको काटते हैं 25 से, अगर मैं इसको काटूं, अगर मैं इसको किससे काटूंगा 25 से काटूंगा, या तो नहीं भी काटता हूं तो क्या होगा, काट ही देता हूं ना, 25 से काटता हूं 5 बार गया, 25 से काटा 6 बार गया, अब इसको काटा तो 120, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 120 है, 120 गुना, तो ये भी क्या हो जाएगा 120 गुना हो जाएगा। मुझे 12 की टेबल आती है, मेरे लिए कैलकुलेशन आसान है, 12 × 12
और एक कैरी 12 9 108 और 109 और एक जीरो चिपका दूंगा। पहले केस से मेरा आया आंसर 10,920। दूसरा मेरा क्या है 30% के लिए है। 30% का मतलब क्या होता है 10 से 13। अब यहाँ पर आपकी क्यूब की टेस्टिंग हो रही है, एग्जामिनर आपकी क्यूब की टेस्टिंग कर रहा है कि क्यूब आपको कहाँ तक याद है। देखो A से लेकर 20 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और ज्यादातर 16-17 तक ही पूछता है, तो आप सेफ साइड रहने के लिए 1 से लेकर 20 तक के क्यूब याद कर लो, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो 30% बना यानी 3/10। 30% का मतलब 3/10 फ्रैक्शन में 10 से 13 हो रही है, तो 3 साल में कितनी हो जाएगी 10 क्यूब और 13 क्यूब, तो ये कितना हो गया 1000। और 13 का क्यूब कितना होता है भाई, याद है किसी को, याद होना चाहिए 2197 होता है। 2197 होता है भाई, याद कर लो। इसकी वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 20,000 दी है। इसकी वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 20,000 दी है। 20,000 दी है ना भाई, देखो 20,000 दी है। 1000 की वैल्यू 20,000 के बराबर है, यूनिट में है ये ओरिजिनल वैल्यू है। तो कितने गुना है भाई 20 गुना। मुझे कितना चाहिए इंटरेस्ट यहाँ से 1197 की वैल्यू चाहिए, 1197 की वैल्यू चाहिए, ये भी 20 गुना होगी ना। यहाँ से क्या आ रहा भाई 2 7 14 कैरी 1 19 कैरी 1 3 2 23,940। बस दोनों को जोड़ देना था। तो देखो 4 और 2 0 0 पे रहेगा ही, 4 और 2 को जोड़ने पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है ना। मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, इसको और इसको जोड़ रहा हूँ। देखो क्या कर रहा हूँ, इसको और इसको जोड़ रहा हूँ, दोनों को जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे जोड़ता हूँ 23,940 और 10920। आप कैसे जोड़ोगे इसको, ऐसे थोड़ी जोड़ना है, 0 का 0 जोड़ो और क्या जोड़ो 4 2 6 9 9 18 कैरी 1 3 और 0 3 और 1 4 और 1 2 और 1 3, ऐसे जोड़ना जल्दी से, ऐसे जोड़ना है। लिखना उतना नहीं है कि इसके नीचे लिख के जोड़ने लगे, ऐसे जोड़ो 0 0 4 2 6 9 9 18 1 कैरी 3 और 0 3 और 1 कैरी था 4 हो गया और 2 1 3 34,860। बाकी इतना भी करने की मुझे जरूरत नहीं थी, नहीं करने की जरूरत थी क्योंकि यहाँ भी 6 आ गया था ना, तो यहाँ पे 34,860 आंसर था। बस यहाँ पे एग्जामिनर आपकी क्यूब की टेस्टिंग कर रहा था कि क्यूब आपको आता है कि नहीं। बाकी देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, रेशियो से निपटा दिया, लेंदी वेंदी नहीं था क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या है सेक ए और कोसेक ए के बीच का मतलब क्या होगा, माइनस करना है दोनों को, तो इसकी आइडेंटिटीज आपको दी हुई है, तो कौन सा आंसर होगा भाई मेरा। इसमें क्या रख सकता हूं मैं, क्या वैल्यू पुटिंग लगेगी क्या इसमें, ये माइनस का साइन है, ठीक है, ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन दिख भी रहा होगा वैसे, तो ये सब इनटू में है, ठीक है, इनटू में है, तो क्या रख सकता हूं मैं 45 रख दो। 45 क्यों रख सकता हूं भाई, मैं 45 रख सकता हूं क्या, हाँ 45 पता है क्यों रख सकता हूं, यहाँ पे अलग ऑप्शन आएगा 45 रखने पर, यहाँ पे अलग आएगा, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे अलग आएगा और यहाँ पे भी अलग आएगा, तो मैं क्या रख दूं 45 रख दूं क्या, नहीं नहीं 45 पे भी दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे ना, दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे क्या 45 पे रखने पे, 0 - 0 45 रखने पे कुछ नहीं, अगर मैच कर लेना तो वैल्यू से भी मतलब ना रखिए आप, ऐसे आप कर दीजिए 3 4 5 का ट्रिपलेट ले लीजिए, 3 4 5 3 4 5 इसका ट्रिपलेट ले लीजिए, हर जगह लगा दीजिए, लग जाएगा। अब देखो सेक थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 4 5 ट्रिपलेट ले लीजिए और इससे सारे क्वेश्चन आप उड़ा सकते हैं, वैल्यू पुटिंग की यहाँ जरूरत नहीं है। देखो 45 में ले रहा हूँ तो तकलीफ होगी मुझे, अगर मैं यहाँ पे 30 ले लूँ तो फायदा हो जाएगा क्या, 30 भी ले सकता हूँ ना, वैसे 30 भी ले सकता हूँ, 30 ले लो, देखो इससे भी करके दिखाता हूँ और 30 लेके भी, पहले मैं इससे करके दिखाता हूँ, तो सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4, 3 4 5 माना है, ये परपेंडिकुलर है मेरा, और कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5, तो क्या हो जाएगा 25 - 16 9/20, 9/20 देखो किसी ऑप्शन में आ रहा है क्या, इसको करता हूँ, tan की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से tan की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4, अरे 3/5 आएगी ना, तो पहला ही ऑप्शन मेरा मैच कर गया।
साइन इंटू कॉस, बाकी इसको चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4/3 कॉस, और कॉस क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म ना। और इसको अगर मैच करवाना है तो ये 4/3 नहीं 4/5, और साइन कितना था भाई तुम्हारा 3/5, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी खत्म। और अगर ये मैच करवाना है तो साइन की वैल्यू है 3/5 और कॉट की वैल्यू कितनी है 4/3, ये भी खत्म। तो मैच हो गया ना, पहला ऑप्शन होगा आंसर, ये ऑप्शन होगा। बाकी इसको वैल्यू से बनाना था तो वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे। कैसे करते, मैं 30 ले लेता हूं, नहीं मैं 60 लेता हूं, 30 लूंगा तो इंटीजर में बनेगी, इंटीजर में मुझे नहीं बना, मतलब उसमें रूट में बनेगा चीज, इंटीजर नहीं सॉरी रूट में बनेगा। मुझे मैं बचने की कोशिश करूंगा रूट से, यहाँ क्या करूंगा इंटीजर की वैल्यू ले लूंगा। तो यहाँ 30 वैल्यू ले लो, कितनी ले लो 60 ले लो, 60 डिग्री मैंने ली, sec 60 होता है 2 और cos 60 होता है 1/2, तो कितना हो गया 3/2। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 3/2 सेटिस्फाई कर रहा है? पहला ऑप्शन देखा √3, और ये वाला ऑप्शन देखा sin की वैल्यू √3/2 होती है, तो 3/2 मैच कर गया ना, पहला ही ऑप्शन मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। बाकी इसमें देखो नहीं होगा सेटिस्फाई, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। तो ऐसे मैं कर सकता था, दोनों हथियार है मेरे पास, वैल्यू पुटिंग और वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5। ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है 6 सेंटीमीटर ज्यादा है रेडियस ऑफ द बेस के, रेडियस इतना है तुम्हारा, देखो रेडियस भी दे दिया, सब कुछ दे दिया यार इसमें, तो इसमें तो आराम से निकल जाएगा ना। पहले देख लेते हैं, डाटा आसान है मेरा, और 14 और 7 का चीजें भी बन रही है, तो क्या ये 11 का मल्टीपल हो सकता है क्या? 5 और 1 6, 6 3 9 खत्म, 11 का मतलब 11 से नहीं हो रहा है। ये देखो 3 4 4 4 8 खत्म, ये देखो 4 5 खत्म, 4 5 ये भी खत्म, 3 4 4 ये वाला आंसर। देखो ऐसे भी हो गया, ये 11 का हमने मल्टीपल देखा, एक ही ऑप्शन था, खत्म क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो गया। बाकी आपको अगर सॉल्व करना है तो आप कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? पाई की वैल्यू कितनी लेनी थी 22/7, सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम क्या होता है पाई r²h, पाई r की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 6, मतलब हाइट जो है 6 ज्यादा है सिलेंडर से, अरे रेडियस ऑफ सिलेंडर से, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है 6 है, तो हाइट कितनी होगी आपकी 14 + 6 20, यही होगी ना। इसको बस काट दीजिए, 40 × 22, 40 × 22, तो 22 चौके कितना होता है 88, कैरियर 22 चौके 88, ये क्या कर दिया मैंने r², सॉरी एक और 14 आएगा ना, एक और 14 आएगा ना, r² है ना, यहाँ एक और 14 आएगा ना, तो कुछ नहीं, ये कितना हो गया 560 × 22, 22 छंग 132, मुझे 22 की टेबल याद है इसलिए मेरे लिए चीजें आसान है। 22 छंग 132 कैरी 13, 22 पंच 110 और 13 123 और एक 0 चिपका दिया, तब भी मेरा क्या आंसर है 123 20। तो आसान है ना चीजें, आसान। चाहे मुझे कैलकुलेशन पूछे 11 का मल्टीपल नहीं भी दिया होता, एक से ज्यादा ऑप्शन भी दिया रहता, तब मैं सॉल्व कर लेता। तो इसमें देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या है ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, सर्किल का क्वेश्चन है, ए बी एक कॉर्ड है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन तुम क्या करो, पूरा पढ़ने की कोशिश मत करो, जो जो दिया है उसको बनाओ, क्योंकि फिगर देखो दिया तो है नहीं तुम्हें, तो इसमें तुम्हें क्या टाइम लगेगा थोड़ा सोचने में, इसलिए जो जो कंडीशन दी है ना आप बनाते जाओ। फिगर मेन होता है इसमें, फिगर बनाना, अगर तुम्हारा फिगर सही बन गया तुम आंसर तक पहुंच जाओगे। और मैथ सिंपल है तो कभी कभी सिंपल चीजों का टाइम दिया करो। तो मेरा मान लो क्या है, कोई सर्किल है, इसका कोई कॉर्ड होगा ए बी, मैं मान लेता हूँ कोई कॉर्ड है भाई ए बी, ये कॉर्ड है भाई, डायमीटर नहीं है, ठीक है, ये कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर का, मेरा क्या है भाई कॉर्ड, कहीं भी कॉर्ड मान लो, ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, मैंने सीधा मान लिया, ठीक है। अब क्या किया मैंने, और क्या किया, इसका डायमीटर है 20, इसका डायमीटर क्या है 20, मान लो ये कोई डायमीटर होगा, इसका कोई डायमीटर होगा ना। मैं क्या कर सकता हूँ, ये AB की वैल्यू 10 दी है ना मुझे, तो यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर खींच दूँ, ये O ये सेंटर है मेरा, ठीक है, O क्या है मेरा सेंटर है, कॉर्ड का सेंटर से एंगल पूछा है ना, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, मतलब
यहाँ से उसका एंगल पूछा है। कॉट एंगल मतलब सेंटर से कितने का एंगल बनाएगा ये पूछा है भाई। तो देखो ये क्या होगा भाई, ये रेडियस है तो ये 10 होगी, ये 10 होगी ना, ये पूरा 20 है, डायमीटर क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, ये रेडियस है ना, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी क्या होती है, रेडियस होती है। ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है कि नहीं? तो ये r की वैल्यू क्या है 10, इधर भी क्या होगा रेडियस से सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी क्या होती है, रेडियस होती है, यहाँ भी क्या है 10। तो ये क्या मेरा बन गया भाई, आइसोसेलेस बन गया। तो एक मुझे और एक चीज और देखो, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री। जब क्या देखो एक प्रॉपर्टी होती है कॉर्ड, मतलब कोई भी कॉर्ड 90 सेंटर से इसको सबटेंड किया जाए 90 डिग्री, मतलब कॉर्ड 90 डिग्री इस पर खींची जाए कॉर्ड पर, तो कॉर्ड को क्या करती है ये बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो ये बराबर बराबर भाग में बढ़ जाएगा, 10 पर 5 5, ये 10 है और ये 5 है, और ये क्या है 90 डिग्री है भाई। तो मुझे एक चीज दिख रहा है भाई, यहाँ से क्या दिख रहा है, ये एंगल मुझे निकालना है थीटा, ये थीटा है, ये 10 के सामने थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, समझ गया ना, ये थीटा तो ये भी थीटा, अरे ये थीटा, एक मिनट अच्छे से बना देते हैं थोड़ा सा, ये देखो कितना है थीटा, इसको अलग कलर से आपको दिखा देते हैं। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, और ये 90 होगा, ठीक है। तो ये थीटा अगर मैं निकाल लूं तो ये वाला एंगल मुझे पता चल जाएगा ना, और ये वाला एंगल भी मुझे पता चल जाएगा, दोनों का एंगल मैं निकाल लूंगा। दोनों का जब निकाल दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ना एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर कितना होगा, ये पता चल जाएगा मुझे। समझ रहे हो ना कैसे कर रहा हूं मैं? तो ये क्या हो जाएगा, एक बात सोचो, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर यहां से मैं cos थीटा निकालूं तो क्या आएगा cos थीटा। मैं यहां पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर रहा हूं क्योंकि चीजें आसान है, ज्योमेट्री देखो कितनी आसान और सिंपल है, तो मैथ्स को सिंपल बनाओ भाई। ज्योमेट्री तुमको क्यों हार्ड लगती है, क्योंकि तुम सोचते नहीं। देखो यार कितना आसान चीजें है ना, ये मेरा बेस है, ये हाइपोटेनस है, cos थीटा मैंने यहां से निकाल लिया, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस ना। तो थीटा की cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहां से 1/2। अच्छा क्वेश्चन है भाई, cos थीटा दिस इंप्लाइज cos थीटा कितना होगा भाई 1/2 है, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos 60 की वैल्यू होती है ना भाई। यहां से थीटा की वैल्यू, यहां cos कट गया भाई, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, सबको पता है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। एक बार मेरी थीटा की वैल्यू 60 आ गई तो क्या तुम निकाल नहीं सकते, अब ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा भाई ये 30 डिग्री होगा इधर वाला, और इधर वाला भी क्या होगा भाई ये 90 60 30 डिग्री। तो सेंटर पर दोनों मिला के कितने बन गए 30 30 60, समझे? तो ये कितना बन गया 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया ना। और एक ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है, अगर पूछता हमसे क्वेश्चन में, ये भी तो पूछ सकता था ना कि बताइए कैसा ट्रायंगल है ये, तो ये कैसा ट्रायंगल है इक्विलैटरल है, ये 60 ये 60 ये भी 60, कैसा ट्रायंगल है इक्विलैटरल है। तो एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर कितना हो गया 60 डिग्री, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ना भाई, अच्छा क्वेश्चन था ना ये। अब क्या है देखो इसमें भाई x into y 6 है, -6 है, -6 x क्यूब y क्यूब क्या है 19 है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्या मन में हम सोच भी तो सकते हैं भाई। देखो भाई हम एक चीज सोच सकते हैं, 2 और 3 यहाँ से मेरे दिमाग में आ रहा है ना, 6 को देख के मेरे दिमाग में 2 और 3 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है भाई। और एक चीज और दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे 2 का क्यूब मैं करूंगा और 3 का क्यूब अगर करता हूँ यही वैल्यू लेता हूँ, तो एक प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी। अगर मैं छोटी वैल्यू को इससे ऐड करता हूँ तो ये माइनस आ जाता है ना, यानी जो छोटी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और अरे छोटी वाली होगी वैल्यू जो होगी वो माइनस में होगी, और बड़ी वाली वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी, तभी तो मेरा जोड़ आएगा प्लस में। तो मेरे दिमाग में बिल्कुल स्ट्राइक कर दिया कि
किसकी वैल्यू क्या लेनी है। तो मैं क्या लेता हूं, और इसमें एक चीज और कहा है, क्या कहा है, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। तो x इंटू वाई कितना है वैल्यू, -6, और x क्यूब y क्यूब 19 है। तो मैं मान लेता हूं, मैं क्या मान लेता हूं, x की वैल्यू क्या है, -2। मुझे निकालना क्या है भाई, देखो मुझे निकालना क्या है, 1/x, मुझे ये चीज निकालना है, 1/x का इनवर्स प्लस 1/y का इनवर्स, ये मुझे वैल्यू निकालनी है। ये मुझे क्या निकालनी है भाई, वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ, 1 - x का इनवर्स क्या होता है, x हुआ ना भाई, और इधर क्या हुआ, 1/y का इनवर्स क्या हुआ y। तो मुझे x प्लस y की वैल्यू चाहिए। तो एक चीज तुमने नोटिस की, एक चीज तुमने क्या नोटिस की, x प्लस y में मैं y को चाहे जो मान लूं या x को कोई मान लूं, मेरे आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या मान लेता हूं, कुछ भी मान लेता हूं, बड़ी वाली वैल्यू बस मैं पॉजिटिव में मानूंगा, तभी तो ये 19 आएगा ना, बड़ी वाली वैल्यू बस पॉजिटिव में मानूंगा। x y इसमें से x को 3 मानो चाहे y को 3 मानो, या y को 2 मानो या x को 2 मानो, एक ही बात है। लेकिन जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उसको नेगेटिव पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना। तो मैंने एक को पॉजिटिव मान लिया और एक को नेगेटिव मान लिया। तो इसमें अगर मैं सेटिस्फाई कराऊंगा, अगर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 मान लूंगा, 3 का क्यूब 27 और -2 का क्यूब -8, 27 - 8 19, और यहां से भी x y करूंगा तो -6, x प्लस y यहां रखूंगा, 2 - 3, अरे -2 प्लस 3 कितना आ गया मेरा आंसर, 1 आ गया। तो एक मेरा क्या हो गया, एक मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया 1। समझे ना, एक वैल्यू पॉजिटिव लेनी थी बड़ी वाली, ये बस मेरे दिमाग में होना चाहिए था, ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। इनवर्स निकालना था, x और y की वैल्यू, मैं x को चाहे लूं चाहे y को बड़ी लूं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से। अब देखो ये बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 400 to 700 इन व्हिच द 6th डिजिट अकर्स एग्जैक्टली ट्वाइस, मतलब एग्जैक्टली ट्वाइस बार 6 डिजिट अकर की है। तो भाई देखो लॉजिकल क्वेश्चन है ना, क्या है, लॉजिकल क्वेश्चन। इसमें एक कॉन्सेप्ट तुम्हें याद होना चाहिए, जो हमारी डिजिट होती है 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या होती है, ये 9 तक होती है डिजिट। इन्हीं डिजिटों से तो बन के नंबर बनता है ना भाई, 0 से लेकर 9 तक। तो कितनी डिजिट होंगी, 10 डिजिट होती हैं। कितनी डिजिट होती हैं, 10 डिजिट होती है। ये कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, बस क्वेश्चन खत्म। देखो 400 से लेकर 700, तो 400 में कितना होगा, एक तो बनेगा 466, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, एग्जैक्टली 2 टाइम्स यही तो बन सकता है ना 400 के में, और 500 में क्या बन सकता है 566। ये दो कंडीशन यहां से आ गई, ये दो पॉसिबिलिटी का क्या हो गया, यहां से कितना बना 2, यहां से कितने नंबर बने, 2 नंबर ये बने। और देखो अब 6 की बारी है ना, 6 में क्या क्या बन सकते हैं भाई, 601, अरे 606, और क्या बन सकते हैं 616। ये पूरा चलता जाएगा ना मामला, ये पूरा चलता जाएगा मामला। यहाँ एग्जैक्टली 2 6 मिल रहा है ना, यहाँ एग्जैक्टली 2 6 मिल रहा है ना। लेकिन ये वाली कंडीशन पे ध्यान रखनी है भाई, ये नहीं मिलेगा तुम्हें। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 6 बन जा रहे हैं, और फिर 6 7 6 6 8 6 6 9 6, ये पूरा बन गया तुम्हारा। तो तुम जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, 10 डिजिट होती है ना, मैंने बताया ना 0 से लेके 9 तक डिजिट, इन्हीं डिजिटों से तो नंबर बनता है हमारा। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 10 है, 10 में से एक संख्या हटा दो 9। सिमिलरली इसी तरह क्या होगा, ऐसे भी तो बना सकता हूँ ना मैं 660, ऐसे भी तो बना सकता हूँ ना 661, और ये कहाँ तक जाएगा, एक इसमें भी एक ऐसा टर्म इसमें भी तो आएगा 666। इसको नहीं लेना है मुझे, इसको क्या करना है, नहीं लेना है। बाकी और तो आएंगे ना 667 668 669, इतने आ गए ना। ये भी कितने टाइम्स आएंगे भाई, 9 बार ये भी आएंगे, तो 9 बार ये आ गए, 9 बार ये आ गए, 9 9 18 और 2 कितना हो गया 20। यही मुझसे पूछा है, तो 20 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। आसान क्वेश्चन और लॉजिकल क्वेश्चन था, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो आप ये सब क्वेश्चन तुरंत उड़ा सकते थे।
अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, प्रिज्म का है। प्रिज्म क्या पूछा है, बेस क्या है प्रिज्म का, राइट एंगल ट्रायंगल है। बेस हमारी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, 9 12 15 दिया हुआ है। तो वॉल्यूम प्रिज्म का इतना दिया हुआ है, तो हाइट निकालनी है। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। वॉल्यूम क्या होता है प्रिज्म का, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। वॉल्यूम क्या होता है भाई, प्रिज्म का वॉल्यूम, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम, प्रिज्म वॉल्यूम ये क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। ये कॉन्सेप्ट पता होता तो तुम ये क्वेश्चन चुटकियों में कर लेते, बस और कुछ करना ही नहीं था इसमें। तो एरिया कैसे निकालोगे प्रिज्म का, एरिया कैसे निकालोगे, एरिया प्रिज्म का क्या दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रिज्म का वॉल्यूम कितना है 648। एरिया क्या निकालेगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिपलेट भी बन रहा है 9 12 और 15 का, तो हाफ बेस इनटू हाइट, 9 इनटू 12 इनटू हाइट। हाइट मुझे क्या करनी है, निकालनी है। हाइट क्या करनी है, निकालनी है। 2 से कितनी बार गया, 6 बार गया, और 9 से कटेगा क्या, कटेगा 9 7 या 63 और ये कटा 6 से ये कटा 12 बार। तो हाइट मेरी क्या आ गई, 12 आ गई। हाइट मेरी कितनी आ गई भाई, 12 आ गई। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अप्रोच समझ में आएगी। देखिए हमने करे हैं 15 क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आप इसको 15 ही मान के मत चलिए। आपको हमने ढेर सारी अप्रोचेस सिखाई कि आप कैलकुलेशन से कैसे कर सकते हैं, कुछ ना समझ में आए तो बेसिक लगा सकते हैं, और आपको थोड़ी बहुत हमने नॉलेज दी, ठीक है। तो ये सेशन आपको, ये इंटरैक्टिव और हेल्पफुल सेशन था। इसमें मैंने आपको हर चीजें बारीकी से बताई, और कहां-कहां फंस सकते हो, गलतियां कर सकते हो, ये सब भी बताई। तो ये सब आपको सीखना जरूरी है, तभी आपकी स्कोर में इनहैंसमेंट होगी और आप और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। तो लगे रहिए जोश के साथ और मेहनत करते रहिए। तो मैं आदित्य इस क्लास को अब एंड करता हूं। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा और भाई और बहनों के बीच में इसको पहुंचाइएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें।